हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे, जहां मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए एक और भूतिया कहानी जो रोमांच से भरपूर है, जिसको सुनने आप लोगों को मजा आने वाला है। तो वीडियो आखिरी तक बने रहें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिनके बारे में हमें कुछ पता होता है, लेकिन हम इतने मजबूर होते हैं कि हम सब कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं कर पाते। दोस्तों, ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है जो मेरे ही एक रूममेट जो कभी मेरे साथ हॉस्टल में था उसने मुझे सुनाई थी। उसके परिवार में मौत का सिलसिला ऐसे चल रहा था जैसे कोई बड़ा श्राप उनका पीछा कर रहा हो। तो ये कहानी संजीव की है जो मेरा रूममेट है। उसके परिवार में उसके पिताजी, उसकी माता, उसके चाचा, उसकी चाची और उसका एक चचेरा भाई वैभव था। चाचा अपने परिवार को लेकर अलग रहा करते थे क्योंकि बंटवारे में उनकी जमीन घर से थोड़ी दूर पर थी, तो उन्होंने अपना घर वहीं बना रखा था। एक दिन की बात है, जब मैं हॉस्टल से लौटा तो देखा कि संजीव अपना सामान पैक कर रहा था। तो मैंने उससे पूछा, अरे संजीव, कहाँ जा रहा है? तो उसने कहा, घर जा रहा हूँ। मैंने पूछा, अचानक घर कैसे? तो उसने रोते हुए बताया कि उसके पिताजी नहीं रहे। ये सुनकर मुझे भी बहुत दुख हुआ। मैं उसको स्टेशन तक छोड़ने गया और उसे घर पहुंचकर कॉल करने को कहा और ट्रेन में बिठाकर चला आया। फिर संजीव अपने घर पहुंचा तो देखा कि पिताजी घर के आंगन में रखे गए थे और घर के लोग आसपास बैठे रो रहे थे। संजीव की माँ उसे देखकर जोर से रोने लगी। संजीव भी अपने आप को रोक नहीं पाया और वो भी रोने लग गया। तभी उसके चाचा जी उसके पास आए और उसे थोड़ी हिम्मत दी और आगे के कामों पर ध्यान देने को कहा। फिर सारी तैयारियां करने लगा। 3 घंटे बाद पिताजी का दाह संस्कार करके सब अपने घर लौट आए। चाचा, चाची और वैभव अपने घर लौट गए। संजीव भी अपने घर में माँ के साथ बैठा हुआ था। तभी चाची का फोन आया कि चाचा जी की तबीयत बहुत खराब है, वैभव उन्हें अस्पताल ले जा रहा है। संजीव ने चाची से चाचा को ले जाने वाले अस्पताल का नाम पूछा और अस्पताल की तरफ चल दिया। जैसे ही संजीव अस्पताल पहुंचा तो देखा कि वैभव कोने में दीवार से टेक लगाकर सिर झुकाए खड़ा था। ऐसा लगा कि वो रो रहा है। जब मैं उसके पास पहुंचा तो वो मुझसे लिपट कर रोते हुए बोला। ये सुनकर संजीव को एकदम झटका सा लगा। वो घबरा गया और उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। फिर उन दोनों भाइयों ने मिलकर चाचा जी को घर लेके आए। चाची का रो रो कर बुरा हाल था। दोनों ने मिलकर चाचा जी का दाह संस्कार किया। फिर वैभव को हिम्मत रखने को कहा और बोला कि मैं जल्दी ही तुमसे आकर मिलता हूँ। फिर वैभव अपने घर आकर माँ के साथ बैठा था। उसे ये बात खटक रही थी कि पहले उसके पिताजी फिर उसके चाचा जी, ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। तो उसने इस बारे में किसी ऐसे इंसान से बात करने का सोचा जो ऊपरी चीजों में महारत रखता हो, जिसको इन सब के बारे में अच्छी नॉलेज हो। फिर संजीव ने अपना कांटेक्ट घुमाना शुरू किया तो उसे अपने गांव से 7 किलोमीटर दूर एक पंडित जी के बारे में पता चला। उसने अपनी माँ से जब इस बारे में बात की तब उसकी माँ ने उसे बताया, बेटा मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है, क्योंकि तेरे पिताजी को तो बीमारी थी लेकिन तेरे चाचा जी बिल्कुल ठीक थे, उनके साथ ऐसे कैसे हो सकता है? तो फिर संजीव ने अपनी माँ से पंडित के बारे में बात की जो एक सिद्ध पुरुष हैं। फिर संजीव उनके पास गया और उनसे बात की। उसने अपने घर में हो रही मौतों के बारे में सारी बात बताई। तो उन पंडित जी ने कहा, तुम अपने घर की मिट्टी लेकर आना, फिर मैं देखता हूँ। अगले दिन संजीव ने अपने घर के पीछे के बगीचे से थोड़ी सी मिट्टी को लाल कपड़े में लपेटकर उन पंडित जी के पास ले गया। पंडित जी ने उसे थोड़ी देर इंतजार करने को कहा और अपनी ध्यान में लग गए। थोड़ी देर बाद पंडित जी ने जो चीज संजीव को बताई वो सुनकर संजीव अंदर तक हिल गया। पंडित जी ने उसे बताया, तुम्हारे घर में किसी औरत की आत्मा है जो तुमसे बदला ले रही है। संजीव ने पंडित जी से पूछा, कौन है ये और हमसे बदला लेना क्यों चाहती है? तब पंडित जी ने बीते वक्त में हुई सारी कहानी बताई। पंडित जी ने उसे बताया, तुम्हारे गांव से दूर जो जमीन है उससे सटा हुआ एक घर है जो दूसरे गांव को जोड़ता है। उसी घर में एक परिवार रहता था, एक आदमी और उसकी पत्नी। उनकी कोई संतान नहीं थी और उसकी जो पत्नी थी वो काला जादू करती थी ताकि उसे संतान हो सके। और वो स्त्री जो काला जादू करती थी वो तुम्हारी खेतों में रात के समय ये सब करती थी। तुम्हारे पिताजी को कई बार रात में काला जादू का सामान पड़ा मिला, लेकिन उनको इन सब के बारे में कोई जानकारी नहीं होने की वजह से उन्हें उतना ध्यान नहीं गया कि ये क्या चीज है। ऐसे ही एक रात तुम्हारे पिताजी को अपनी फसल देखने रात में जाना था तो चाचा को भी साथ में लेकर खेत की तरफ चल दिए। जब वो अपने खेत पर पहुंचे तो फसल तो ठीक थी, लेकिन उन्हें ऐसा लगा कि खेतों के बीच में से कोई रोशनी आती है। तो उन्हें बड़ा अजीब लगा। वो फसल को फैलाते हुए अंदर चल पड़े। जब वो अंदर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके खेतों के बीच में फसल काटकर खाली मैदान बनाया हुआ था और एक औरत अग्निकुंड के आगे बैठकर मंत्र जाप कर रही थी और सामने एक बच्चा बंधा हुआ रो रहा था, उसके मुंह बंधे हुए थे। ये सब देखकर दोनों भाई डर गए। उन्हें पूरी बात समझ में आ गई कि यहाँ काला जादू हो रहा था और उस बच्चे की बलि देनी थी। दोनों भाई उस औरत की तरफ लपके। छोटा भाई रस्सी खोलने लग गया और बड़े भाई ने अग्निकुंड की आग बुझानी शुरू कर दी। थोड़ी देर में आग बुझ गई
और छोटा भाई ने रस्सी खोलकर बच्चे को आजाद कर दिया था। जैसे ही वो भागे, औरत छोटे भाई के पीछे लपकी और उसे मारने के लिए पत्थर उठा लिया। बड़े भाई को दिखा तो उन्होंने पास में ही पड़े एक चाकू से औरत की पीठ में दे मारा। औरत वहीं गिर गई और मरते मरते उसने बोला, मैं मर नहीं रही हूँ, मैं वापस आऊंगी और तुम दोनों भाई और तुम्हारे पूरे खानदान को खत्म कर दूंगी। ये कहकर वो औरत मर गई और थोड़ी देर में उसके शरीर में अपने आप आग लग गई। ये देखकर दोनों भाई बहुत डर गए और जल्दी से वहां से भाग निकले। उन्होंने अपनी फसल की भी परवाह नहीं की। उसके बाद से ही ये श्राप तुम्हारे घर के पीछे लगा हुआ है और अब पता नहीं तुम्हारे घर में किसकी बारी है। ये सुनकर संजीव बहुत डर गया। उसने पंडित जी से पूछा, इससे पीछा छुड़ाने का कोई तो उपाय होगा? तब पंडित जी ने कहा, जिस घर में वो रहते थे उसी घर में उसके कपड़े रखे होंगे, तुम्हें बस उसके घर में आग लगाकर गंगा जल डालना है। ध्यान रहे, उसे ये पता चल चुका है कि तुम अब सब जानते हो, तो वो तुम्हें जाने से रोकेगी और तुम्हारे परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश जरूर करेगी। पंडित जी ने उसे कुछ भभूत दी और कहा, इसे अपने घर के दरवाजे पर छिड़क देना और ये धागा लेकर अपने घर वालों के हाथों में बांध देना, जिससे वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। तुम्हें ये सब सूर्योदय से पहले करना है। ये सब बताकर पंडित जी ने उसे जाने को कहा और संजीव वहां से चला गया। संजीव के वहां से निकलते ही उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन उसे कोई भी नहीं दिखा। फिर वो आगे बढ़ गया। वो घर पहुंचा और उस घर की तरफ जाने की तैयारी करने लगा। शाम होते ही वो खेत की तरफ चल दिया। शाम हो चली थी और अंधेरा भी होने लगा था। जब वो उस घर की तरफ बढ़ रहा था, तब फिर से उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे चल रहा है। लेकिन अब की बार वो कोई गलती नहीं करना चाहता था, क्योंकि पीछे देखने का मतलब था मौत। तो उसने ये गलती नहीं की और डरते डरते उस घर की तरफ बढ़ने लगा। उसके पीछे से आवाजें आने लगी, कभी वैभव की आवाज में, कभी मम्मी की आवाज में, कभी चाची की आवाज में। लेकिन उसे पता था ये भ्रम है। लेकिन तभी एक ऐसी घटना हुई जो उसके लिए खतरा ले आई। उसको उसके पीछे से उसके पिता की आवाज आई। आखिरी बार उसने अपने पिता को देखा नहीं था, तो आवाज सुनकर वो पिघल गया। जैसे ही उसने पलटने की कोशिश की, उसे सामने से आवाज आई, रुको, मुड़कर मत देखना, मुड़ गए तो जीवित नहीं बचोगे। जैसे ही संजीव ने सिर उठाकर देखा, उसके पिताजी सामने खड़े थे। उन्हें देखकर वो रोने लगा। तब उसके पिताजी ने उसे समझाया, बेटा, ये वक्त रोने का नहीं है। तुम एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी को पूरा करने जा रहे हो, जिससे पूरे परिवार के ऊपर से खतरा हट जाएगा। तो रुको मत, अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ो। ये सुनकर संजीव आगे बढ़ा और उस घर के दरवाजे पर आ गया। जैसे ही वो चौखट पर पैर रखने वाला था, तभी उस कमरे का दरवाजा धड़ाम से उसके मुंह पर बंद हो गया और किसी औरत की हंसने की आवाज आने लगी। उसने पास में ही पड़ी कुदाल उठाई और दरवाजा तोड़ने लगा। थोड़ी देर में दरवाजा खुल गया। संजीव घर के अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि घर से अजीब सी बदबू आ रही थी। जब संजीव थोड़ा और अंदर गया तो उसे एक सड़ी हुई लाश दिखाई दी, जो उस औरत के पति की थी, जिसे औरत ने मारकर घर में रखा हुआ था। संजीव ने जल्दी जल्दी कमरे में तेल छिड़कना शुरू किया। जब वो कमरे में तेल गिरा रहा था, तभी किसी ने उसे पीछे से खींचा और दूर फेंक दिया। संजीव को बहुत ज्यादा चोट लगी, लेकिन वो फिर उठा और फिर गया और कपड़ों में आग लगाने की कोशिश करने लगा। लेकिन उसने बहुत कोशिश की, फिर भी आग जल ही नहीं रही थी। शायद माचिस तेल गिरने की वजह से गीली हो गई थी। फिर उसने घर में माचिस ढूंढना शुरू किया। बहुत देर ढूंढने के बाद उसे घर के कोने में टीन के डब्बे में पड़ी माचिस मिली। जैसे ही वो माचिस उठाने गया, वैसे ही किसी की तेज हंसने की आवाज आई और घर की छत में लगी छप्पर गिरने लगी। संजीव के सिर में भी काफी चोटें आईं, लेकिन संजीव फिर भी उठा और इस बार उसने जैसे ही माचिस जलाई, एक तेज चीखती हुई कोई औरत उसके सामने उड़ती हुई आ गई। उसने तेजी से संजीव को धक्का दिया। संजीव घर के बाहर की तरफ गिरा, लेकिन गिरते गिरते जलती हुई माचिस अंदर ही फेंक दी, जिससे घर में आग लग गई। औरत की तेज चीखने चिल्लाने की आवाज गूंजने लगी और पूरा घर धू धू कर जलने लगा। थोड़ी देर में ही पूरा घर जलकर राख हो गया और तब संजीव ने गंगा जल डालना शुरू किया। गंगा जल डालने के बाद उसने देखा कि दो साए जैसी कोई चीज आसमान की तरफ जा रही थी और उसके सामने वो घर पूरी तरह से जलकर राख हो चुका था। तभी संजीव को पीछे से एक आवाज आई जो उसका नाम पुकार रही थी। ये आवाज किसी और की नहीं, बल्कि उसके पिताजी की थी, जो उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। संजीव ने रोती हुई आंखों से अपने पिताजी को देखा। फिर वो साया वहां से गायब हो गया। जब वो घर आया तो तुरंत वो उन पंडित जी के पास गया। जब वो वहां पहुंचा तो देखा कि पंडित जी के शरीर में सैकड़ों सुइयां चुभी हुई थी और वो बेहोश पड़े थे। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने संजीव को बताया, अगर तुमने इस काम को करने में थोड़ी भी देर और की होती तो मेरे साथ तुम्हारा पूरा परिवार भी खत्म हो जाता। तुम्हारी अकेले की सूझबूझ और बहादुरी से आज हम सब सुरक्षित हैं। तब संजीव ने बताया, ये सब मैंने अकेले नहीं किया, मेरे साथ मेरे पिताजी भी थे। ये सुनकर उसकी माँ के कंधे पर किसी ने हाथ रखा, पर वहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा था। ये देखकर उसकी माँ की आंखों से आंसू आ गए। तो दोस्तों, ये थी संजीव की कहानी जो उसने मुझे बताई थी। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो।
तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और खुश रहें।